नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम अगेन पढ़ेंगे एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी पे। इससे पहले हम एक पार्ट इसका अपलोड कर चुके हैं, जिसका आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये होगा हमारा पार्ट 2 इस वीडियो के एमसीक्यू सीरीज़ का इंडियन पॉलिटी का, ठीक है, जो आपका जेके एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बाकी अन्य जो एग्जाम होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते शुरू, लेट्स गो। सो हेयर और फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर पंचायती राज सिस्टम इनागुरेटेड। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसका गठन कब किया गया था। ऑप्शन आपके ऑप्शन 1955, 1952, 1959 एंड 1957। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर इसके जो ऑप्शन है उनको ध्यान से पढ़ें और फिर इसके आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी टोटल एमसीक्यू होंगे इसकी वीडियो में, तो आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं कि हमारे इतने जो एमसीक्यू है वो सही हुए हैं। ठीक है, आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। वो था दोस्तों, वो है हमारा सी पार्ट 1959 में। ठीक है, क्या हुआ था 1959 में पंचायती राज सिस्टम का गठन हुआ था। इसके साथ में आपको ऐड ऑन एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या हुआ था 1952 में सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया था। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, 5 साल चलने के बाद, ठीक है, 5 साल चलने के बाद क्या हुआ, 5 साल चलने के बाद जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका रिव्यू किया। ठीक है, 5 साल चलने के बाद बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका रिव्यू किया कि जो इसको काम दिया गया था क्या इसने वो सही तरीके से किया है या नहीं। जब इसका रिव्यू किया गया तो जो इसका रिजल्ट निकला वो निकला दोस्तों 0। ठीक है, कितना रिजल्ट निकला, 0, कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया था। तो 2 साल 1957 दो इसके रिव्यू के 2 साल बाद 1959 में इसका गठन कर दिया गया। अगर आपको पूछा जाए इसके साथ ही कि सबसे पहले कौन सी स्टेट में पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था, तो दोस्तों वो हुआ था राजस्थान में। आपको ये भी बताना है। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान के किस ज़िले में सबसे पहले ये गठन किया गया था, मतलब एक्टिव हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था नागौर में। ठीक है, नागौर जिला है राजस्थान में, तो वहाँ पे सबसे पहले इसको लागू किया गया था पंचायती राज सिस्टम को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारा दोस्तों दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है कि भारत में पार्लियामेंट होना अनिवार्य है, ऐसा आर्टिकल कौन सा हमें कहता है। तो आपके ऑप्शन आर्टिकल 81, 74, 79 और 80। तो दोस्तों ये चीज़ आपको कौन बताता है कि भारत में पार्लियामेंट होना अनिवार्य है, वो आपको बताता है आर्टिकल 79। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 79 आपको बताता है कि भारत में एक पार्लियामेंट होना अनिवार्य और ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 आपको बताता है किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, कि राज्यसभा का होने अनिवार्य है। और आर्टिकल 81 किसके बारे में बताता है, लोकसभा के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, 79 पार्लियामेंट के बारे में, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फॉलोइंग एमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड टिल 3 ईयर्स मैक्सिमम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बड़ा ही सही क्वेश्चन है ये। आपको क्या बोला गया, इसमें से कौन सी नीचे देखिए जो इमरजेंसी, इनमें से ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जिसे आप मैक्सिमम 3 साल तक लगा के रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी वो आपको बताने के लिए बोला गया है। तो ऑप्शन है फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट इमरजेंसी, इनमें से या फिर सारी हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जो ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो 3 साल तक ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं, वो है दोस्तों कौन सी, वो है आपकी स्टेट इमरजेंसी। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है दोस्तों, जो स्टेट इमरजेंसी है इसे ही आप क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी इसे ही कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है इम्पोज करने की वो है 3 ईयर्स। ठीक है, और इसके साथ ही जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो लिमिट है मैक्सिमम वो है नो लिमिट, यानी कि कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे कितनी भी समय तक लगा के
रखा जा सकता है। और इसके साथ ही जो नेशनल इमरजेंसी है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है वो। और इसमें आपको जो मैंने आपको बताया था कि 3 साल सबसे ज़्यादा जो 3 साल के लिए मैक्सिमम इमरजेंसी है वो कौन सी में लगती है, स्टेट इमरजेंसी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज एसोसिएटेड इन ऑर्डर टू अरेस्ट विद इन 24 आवर्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पता भी होगा कि ऐसा कौन सा रिट है जो आपको ये ऑर्डर देता है कि 24 घंटे के अंदर मुजरिम को क्या कर दीजिए, अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा रिट है, आंसर देने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा वो रिट है आपका, वो रिट है दोस्तों आपका हैबेस कॉर्पस। डी पार्ट इज द राइट आंसर, हैबेस कॉर्पस इज द राइट आंसर। हैबेस कॉर्पस वो रिट है जिसके बाद आपको ये कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर जो आपकी स्थानीय पुलिस है, जो भी आपकी पुलिस है, वो मुजरिम को क्या कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी, उसको ऑर्डर मिला होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो आपको कुछ लोग क्यू वारंटों में, ठीक है, क्यू वारंट में आपके क्या होंगे, कन्फ्यूज होंगे। तो जो क्यू वारंट है, ठीक है दोस्तों, जो क्यू वारंट है वो क्यों लगता है, तो क्यू वारंट इसलिए लगता है जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपका अयोग्य पोस्ट पर बैठा हुआ है, जो वो डिजर्व नहीं करता उस पोजीशन पे वो बैठा हुआ है, तो इस वजह में क्या होता है, आपको क्यू वारंट जारी किया जाता है। जारी क्यों, अगर वो अयोग्य माना जाता है, मान लो किसी कोई पैसे देके कोई अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा है, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, इंक्वायरी बैठने पर उसे दोषी पाया जाता है, ठीक है, उसे दोषी पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके खिलाफ जो मुजरिम है उसके खिलाफ क्यू वारंटो जारी किया जाता है, ताकि वो अपने पोस्ट को जहाँ तो खुद छोड़ दे, अगर वो खुद एक्शन नहीं लेता या नहीं छोड़ता तो फिर उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश the denomination of the Constitution of India Parliament to create new states and make suitable laws in the names of the changing laws, boundaries or existing laws। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रश्न को जो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको कौन, इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा आपका आर्टिकल है जो आपको ये चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भारत का जो संविधान है, जब जानी कि जो भारत का जो पार्लियामेंट है उसके पास वो नया राज्य या फिर कोई कानून में बदलाव या फिर क्या कहता है उसकी किसी भी राज्य की बाउंड्री का कम ज़्यादा या किसी भी स्टेट का नाम बदल कर चेंज कर सकता है, तो वो किस आर्टिकल के तहत करता है, जी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वो आपका करता है आर्टिकल 3, ठीक है, किस में करता है, आर्टिकल 3 में वो आपका चेंज करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए डैश। आपसे क्या पूछा गया, बड़ा इजीली क्वेश्चन है ये भी। आपसे पूछा गया कि जो विलेज पंचायत है वो भारतीय संविधान के अंदर किस में आती है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स में आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती है, या इनमें से किसी में भी नहीं आती है, ठीक है, जहाँ फिर वो कोई और वजह है जिसके अंदर आती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बतानी है। तो इस प्रश्न का भी आप आंसर देने की कोशिश करो कि कौन से में आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ही ये चीज़ आती है कि जो विलेज पंचायत का गठन होना अनिवार्य है, तो वो आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में क्या आता है आपका, पार्ट 2 में आता है आपका सिटीजनशिप, यानी कि आपकी जो नागरिकता होती है, ठीक है, क्या होती है, नागरिकता होती है, वो आपकी आती है इसमें पार्ट 2 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और पार्ट 3 में आपका क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो आपके आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं आपके पार्ट 3 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पार्ट 4 में आती है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और पार्ट 2 में आते हैं आपके सिटीजनशिप, और पार्ट 3 में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो भारतीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों कहा जाता है किसे, लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर, सी पार्ट, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है,
कि हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या पूछा जाए, हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्या आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा फिर आंसर आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एट, आपसे पूछा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है उसकी लोकल गवर्नमेंट वो कहाँ पे है। ठीक है, तो आपसे क्या इसका प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, मुंबई। कहाँ पे है वो, मुंबई में है, याद रखना दोस्तों, इसको भी भूलना नहीं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 विच वाज द रूलिंग पार्टी इन ब्रिटेन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, और ये आपका एग्जाम में आ भी सकता है। आपसे क्या पूछा गया है कि कब, जब भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में, उस समय ब्रिटेन में रूलिंग पार्टी कौन सी थी। तो आप इस प्रश्न का तो राइट आंसर खुद पहले आप क्या करें, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। तो मैं आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ खुद ही। तो दोस्तों वो पार्टी थी आपकी सी पार्ट, लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी उस वक्त रूलिंग पार्टी थी, कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और गलती ना दोहराएं आप इस चीज में। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी। आंसर देने की ये भी डेफिनेटली कोशिश करिएगा। मैं आपको आंसर अभी बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका दोस्तों आंसर होगा लीला सेठ। सी पार्ट इज द राइट आंसर। लीला सेठ आपकी क्या थी, पहली महिला चीफ जस्टिस थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पूछा जाए कहाँ की ये पहली चीफ जस्टिस, मतलब किस हाई कोर्ट की ये पहली चीफ जस्टिस बनी थी, तो दोस्तों ये बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ये पहली चीफ जस्टिस बनी थी। और अगर आप पूछा जाए कब बनी थी, ये दोस्तों बनी थी 5 अगस्त 1991 को। ठीक है दोस्तों, कब बनी थी, 5 अगस्त 1991 को ये बने थे पहली महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की। इसके साथ ही जो फातिमा बीबी है, ठीक है दोस्तों, फातिमा बीबी कहाँ की थी, चीफ जस्टिस ऑफ किसकी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। कहाँ की थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जज थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है तो बड़ा आसान। वैसे आपसे क्या पूछा गया कि आज़ाद भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका दोस्तों क्या होगा, वो होगा राजेंद्र प्रसाद। बी पार्ट इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, इसके साथ ही राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई बातें कुछ और मैं बता देता हूँ। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और इसके साथ ही जो पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में जो ये मीटिंग हुई थी, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उसके ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ठीक है, क्या बनाए थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया था। इसके साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट इनके संबंधी, इनकी एक बुक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया डिवाइडेड नाम के जो किसके द्वारा बुक लिखी गई है, तो ये मशहूर किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे को पता होगा, जो भी थोड़ा सा भी जानता होगा उनको ये चीज़ पता होगी। आपसे क्या पूछा गया कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था, तो आपको आंसर देना है, आंसर देने की कोशिश करिए। सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका क्या होगा, वो होगा आपका जुलाई 22 1947। क्या होगा, जुलाई 22 1947। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दूं, ठीक है, कि जो नेशनल एंथम है, ठीक है, क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है दोस्तों,
नेशनल एंथम है और नेशनल जो सॉन्ग है, ठीक है दोस्तों, नेशनल जो सॉन्ग है दोनों, क्या इनको कब अडॉप्ट किया गया था? इन्हें किया था एक्सेप्ट 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इन्हें तब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और इसकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।